हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट को कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसे यूनिट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये है पूरा सिलेबस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। ये सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 में देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से गारंटेड क्वेश्चंस बनते हैं। स्टूडेंट्स, सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं एग्जामिनेशन में, और अगर आपने अभी तक पेपर 1 नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए 30 डेज क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जिसके नए बैचेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस न्यू बैच में हम आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए, लाइव क्लासेस का ये फायदा होता है कि इसमें आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो बहुत ईजिली क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे। पिछले दिन भी अगर कोई डाउट रह गया है तो भी आप अपने टीचर्स के साथ उनको डिस्कस कर सकते हो। अब देखो, पढ़ने को तो आप किसी बुक से पढ़ लो, लेकिन लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे जल्दी से कम समय में कॉन्सेप्ट को याद किया जा सकता है। ये ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। साथ में लाइव क्लासेस के अलावा आपको पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी हम दे रहे हैं, जिसका पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इस 30 डेज क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट पेपर 1। कोर्स में लाइव क्लासेस सेक्शन है, क्लासेस को डेली ज्वाइन कीजिए। और इन क्लासेस को बाद में भी अगर देखना चाहते हो, बार बार रिविजन करना चाहते हो, तो उसके लिए कंटेंट पर जाकर आप यहाँ पर मेरे नाम के फोल्डर में क्लिक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यूनिट वाइज वीडियोस भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, साथ में आपके लिए मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं। अब ये नंबर्स दे रही हूँ, इन पर भी व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर सकते हो। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एमडीजी और एसडीजी बोलते हैं, इन दोनों में से सबसे पहले कौन आया था, किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, देखिए, अब आप लोगों ने अगर अपना कुछ गोल या कुछ टारगेट सेट किया होता है तो आप अपने आप को समय भी देते हो ना कि हाँ, 6 महीने में मुझे नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, या कईयों ने अपने लिए टारगेट रखा होगा 1 ईयर में हमें नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, वैसे ही जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनको कुछ कुछ टारगेट ईयर दिए गए थे कि इतने सालों में ये गोल्स को हमें अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो टारगेट ईयर था वो था 2015। अब इसका क्या मतलब होता है कि सन 2000 में इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, डिस्कशन होना शुरू हो गया था, और ये कहा था कि इसमें जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव किया जाएगा ईयर 2015 तक। क्लियर है? यस, अरे वाह, थैंक यू। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि एमडीजी में कितने गोल्स हैं। तो एमडीजी में है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गोल्स, दैट इज 8। ठीक है, और इसमें टारगेट कितने हैं वो पूछा जाता है, दैट इज योर 21 टारगेट्स। रिसेंटली यूजीसी नेट में भी और हिमाचल प्रदेश सेट और जम्मू कश्मीर सेट में ये सवाल आया है मैच द फॉलोइंग में कि एमडीजी में कितने गोल्स और कितने टारगेट्स हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो पहली चीज हो गई ये। अब दूसरा सवाल जो पेपर में बनता है वो बनता है इनके नाम से रिलेटेड। तो जो भी गोल्स हैं आप देख सकते हो, हिंदी में भी नाम लिखा है और इंग्लिश में भी नाम लिखा है। ठीक है, आप लोगों को पूछा जाएगा, ज्यादातर वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही पूछा जाता है, फिर भी मिलेनियम का हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आपको पूछा जाएगा कि गोल नंबर 1 क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल 1 है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। अब देखो, इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताऊंगी, जब हम एसडीजी पढ़ेंगे तब वो ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, बस फिलहाल इतना याद रखिए कि हमारी कंट्री में या कहीं पर भी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं वो गरीबी की वजह से ही होती है ना। कोई व्यक्ति गरीब है
तो वो भूख की वजह से मर सकते हैं, भूख की वजह से या फिर खाली पेट रहने से उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। गरीबी है तो फिर वो लोग एजुकेशन भी नहीं अच्छे से कर पाते। कोई गरीब है तो चोरी भी होगी। तो इसीलिए सबसे पहले ध्यान दिया गया है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला गया है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, दूसरा आता है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। अब जो कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, भूखमरी उनको नहीं होगी, तो वो प्राथमिक शिक्षा भी तो कर सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन भी तो हो सकती है उनके लिए, है ना। जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, इस वाले गोल को पूरा करने के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। आगे है लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण। अब देखो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, एजुकेटेड व्यक्ति होगा, तो ऑब्वियसली वो जेंडर इक्वालिटी को समझेंगे, विमेन एम्पावरमेंट को समझेंगे, है ना। बिल्कुल सही, खाएगा तभी तो पढ़ेगा। अब भूखे पेट आपको कोई पढ़ने को बोले, नहीं हो पाएगा ना। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे रिलेट करो, हर चीज को रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, पहले गरीबी को हटाएंगे, भूखमरी को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी करेंगे। देन क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा कि मेल फीमेल सबको बराबर का अधिकार है, ये सब चीजें की। नेक्स्ट में आया रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर घटाना। अब पहले क्या होता था, बहुत सारी बीमारियों की वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद में भी। तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी के साथ साथ मेटर्नल हेल्थ को भी, मातृत्व स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दिया गया है। उसके बाद आगे आया है HIV एड्स जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, देखो अब आज के टाइम पे खत्म हो चुकी हैं, ये भी एक गोल था। उसके बाद अगला गोल था इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। भाई पढ़ाई लिखाई, जान बचाना लोगों की, बच्चों की, ये सब तो हो गया। अब पर्यावरण के प्रति भी तो हमारा कुछ योगदान था। तो गोल नंबर 7 है पर्यावरण सततता, सस्टेनेबिलिटी इन एनवायरमेंट। और लास्ट है पार्टनरशिप, की अब ये जो गोल्स हैं, 7 गोल्स, इनको अचीव हम सिर्फ अकेले नहीं करेंगे, मिलकर सब लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो इसमें से पहला सवाल ये आता है, देखिए नोट कर लेना, MDG ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2015 तक इसको जो है अचीव कर लिया गया था। अब ये अच्छे से काम किया, जो भी स्कीम्स, जो भी गोल्स सरकार ने सोचे थे, वो सब अचीव हो गए। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया, ये कब आया, 2015 में, और इसका टारगेट ईयर क्या है, 2030। ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि टारगेट ईयर पूछा जा रहा है या फिर कब ये इंट्रोड्यूस हुए थे, ये वाला ईयर पूछा जा रहा है। क्लियर, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तो ध्यान देना है सबने। कोई भी डाउट हो ना किसी को, तो मुझे डायरेक्टली पूछते रहिए साथ साथ में, ठीक है। SDG में कितने गोल्स हैं, SDG में है 17 गोल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको या तो मैच द फॉलोइंग दिया जाएगा, एक तरफ लिखा है गोल नंबर 10, गोल नंबर 12, गोल नंबर 15, गोल नंबर 17, आगे उनके नाम लिखे हैं, आपको मैच करना है ना। या फिर आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाकर बोला जाएगा कि स्टेटमेंट 1 में लिख दिया कि जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 2 है। ऑल क्लियर ना। इस तरीके से सवाल आते हैं। अब SDG में जैसे 17 गोल्स हैं, वैसे ही यहां पर लिख रही हूं, SDG में टोटल गोल्स हैं 17। और कितने टारगेट हैं नोट कर लेना, कल मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, कल नहीं मंडे को। ठीक है, टारगेट कितने हैं, 169 टारगेट्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ये 2024 में क्वेश्चन आया है जून एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है इंडिकेटर्स कितने हैं, 231 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और इसमें पब्लिकेशंस कितनी है, पब्लिकेशंस जो है वो एंडलेस है, यानी कि अभी तक वो चल ही रही है, उसकी गिनती कुछ बोल नहीं सकते। क्लियर है। अब पेपर में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक शिफ्ट में आया था, मैच द फॉलोइंग करके। दूसरे तरीके से ये पूछा गया था कि आपको एक सीक्वेंस में इनको अरेंज करना था।
सीक्वेंस में आपको अरेंज ऐसे करना था कि सबसे कम क्या है, सबसे कम गोल्स हैं, तो सबसे पहले आपके गोल्स आने थे, उसके बाद टारगेट्स आते हैं, फिर टारगेट्स आने थे। ठीक है, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आपको बोला जा सकता है, बोला गया है। ठीक है, क्लियर? पहले मुझे बताओ इतना सा आप लोगों को क्लियर है या नहीं। अब बताती हूं आप लोगों को इसको याद कैसे रखना है। चलिए, अब इसको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले नो पॉवर्टी, गरीबी ही हटानी है। पहले भी हमने गरीबी हटाई थी, अभी भी गरीबी हटानी है, और जीरो हंगर। देखो एमडीजी में भी यही गोल है, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही गोल में एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्होंने देखा कि एमडीजी में बहुत अच्छे से ये सब गोल्स काम कर रहे थे, हम गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो अब फिर एसडीजी में इन्होंने ये दोनों गोल्स अलग अलग कर दिए, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। ठीक है, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी मिट जाएगी तो कोई भूखा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली मैं गरीब नहीं हूं अगर, तो मैं रोटी भी तो खाऊंगी, भूखी नहीं रहूंगी। अगर मैं भूखी नहीं हूं तो गुड हेल्थ एंड वेल बींग, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा गोल हो गया। अगर मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मैं गरीब भी नहीं हूं, मैं रोटी भी खा रही हूं, तो एजुकेशन भी कर ही लेते हैं पूरी, है ना? तो क्वालिटी एजुकेशन भी मैं ले सकती हूँ। क्वालिटी एजुकेशन, अब कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देगा कि भाई मेल फीमेल सब बराबर हैं। समझ रहे हो ना कैसे मैं रिलेट कर रही हूँ चीजों को? आपने भी ऐसे याद रखना है, हो जाती है ये चीजें याद। ठीक है, अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जेंडर इक्वालिटी को समझेगा, जिसके लिए मेल, ये हो गए 5 गोल। सो 1 से लेकर के 5 तक की अलग स्टोरी बन गई। ठीक है, अब देखो गोल नंबर 5 को रिलेट करो गोल नंबर 10 से। ठीक है, गोल नंबर 10, गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी, और गोल नंबर 6 है रिड्यूस इन इक्वालिटीज। सेम जैसे है ना, तो पांचवें के साथ रिलेट करके आप 10 को भी याद रख सकते हो। 1 से 5 मैंने बता दिए, 10th भी हमारा हो गया, है ना? 6 नंबर पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 बजे भाई मेरे घर पे पानी आता है और अच्छा पानी चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आ गया हमारा 6th। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 7th गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अच्छे से काम करेंगे, वर्क करेंगे और अपनी ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे याद रख लो, 9 बजे अंकिता मैम की क्लास होती है जिसमें बड़े इनोवेटिव तरीके से हम पढ़ते हैं। अभी 9 बजे ही हो रही है ना क्लास, तो ऐसे इनोवेशन जहां पर दिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर दिखेगा, वो 9 गोल नंबर 9 है। 10th हो गया था। अब देखो 11th में आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 8 घंटे की नौकरी, बिल्कुल, है ना? सिटीज में क्या होता है, बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, ऐसे 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 ये बिल्डिंग्स है, तो ऐसे करके 11 से सिटीज याद रख लो, सिटीज में बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, आप लोग ना ऐसी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस या कहीं पर भी देखोगे, वो क्या करते हैं, इसको बहुत लंबी लंबी कहानियां बनाकर याद करवाते हैं। उस समय तो वो कहानियां याद हो जाती हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हर गोल के लिए कुछ अलग तिगड़म लगाना है, अलग ट्रिक बनानी है। क्लियर? 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देन क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, 12 तक जो है वो अलग थे। गोल नंबर 13 के बाद हम लोगों ने जो है प्रकृति की तरफ को शिफ्ट होना शुरू कर दिया, अपने एनवायरमेंट की तरफ को हम मुड़ने लग गए। तो 13 पे आएगा क्लाइमेट एक्शन। आगे आता है लाइफ बिलो वाटर, 14th नंबर पे है कि मछलियां इत्यादि का हमें ध्यान रखना है। देन 15th नंबर पे पानी के नीचे वाले का जीवन हमने देख लिया, पानी के ऊपर भी तो जीवन है, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब आएंगे हमारे 15th गोल में। 16 में है भाई शांति से सबको
आप लोग फॉलो करिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17th गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17th और यहाँ पर 8th गोल जो है वो ऐसे ही है कि पार्टनरशिप होनी चाहिए, कि सारे गोल्स अचीव करने के लिए हमें मिलकर काम करना है। क्लियर? तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ऑलराइट, चलिए इसके बाद अब आते हैं हम, बहुत सारे, देखिए इस यूनिट में ना छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और रिसेंट जो पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जामिनेशंस में, आज हम उनको पक्का कवर करेंगे। सो अब आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो ओजोन लेयर क्या होती है? ये है सन, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें जो होती है ना, जिसको यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, पर बैंगनी किरणें इसको बोलते हैं, है ना? तो सूर्य की किरणें कुछ अच्छी होती हैं, जो हम सर्दियों में धूप सेकने बैठते हैं, है ना, वो अच्छी किरणें हैं, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी है, हमें विटामिन डी भी यहाँ से मिलता है। लेकिन सूर्य की कुछ हार्मफुल किरणें भी होती हैं। अगर वो किरणें हमारी पृथ्वी तक या हम लोगों तक, हमारी बॉडी तक, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तक पहुंच जाए, तो स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक लेयर होती है, जिस लेयर का नाम होता है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है? हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है? सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। अब क्या हो रहा है, अब आपको पता है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर हम सब लोग खुद देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना ज्यादा खराब हो चुका है ना? तो ये पॉल्यूशन, टेम्परेचर, हमारी रूटीन जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। ध्यान से सुनना, अभी सिर्फ स्टोरी की तरह बता रही हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, या फिर ओजोन, जैसे ये अर्थ है, ये पूरी ओजोन लेयर ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कुछ रीजन में ओजोन लेयर ऐसी ऐसी हो रही है, बीच से खाली हो रही है, पतली हो रही है, ठीक है? सो ऐसे में अब ये हानिकारक किरणें पृथ्वी के अंदर आ जाएंगी। तो ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ओजोन लेयर को कैसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती जो कि एग्जाम में आती हैं। तो इतनी सी स्टोरी अगर समझ गए हो तो आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर जो पतली हो रही है, उसके लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ये पेपर में सवाल आता है। क्लियर? तो यही सब चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। ये देखो, इतना क्लियर है ना? एक बार इतना बता दो मुझे, क्लियर है ना? चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, पेपर में एक टर्म और आती है जिसको ओडीएस बोला जाता है। ओडीएस का मतलब है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि वो सब्सटेंस जो कि अर्थ की ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। पेपर में इनका नाम पूछा जा सकता है। पहला है हेलोन्स। हेलोन्स कहाँ से आते हैं, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया है क्लास में। रिसेंटली यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी आया है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एक हेलोन्स भी है। और हेलोन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हम ह्यूमन उसको बहुत यूज करते हैं। ये होते हैं जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें हेलोन्स होते हैं। अब कहीं पर आग लग रही है, हम लोग तो अपना फायदा देख रहे हैं ना कि आग बुझा रहे हैं, लेकिन वहां से जो गैस रिलीज हो रही है, जो भी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, वो ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? इसके बाद आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हम यूज करते हैं, हम लोग फ्रिज यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, ड्राई क्लीन करते हैं ना कपड़ों को। सो ड्राई क्लीनिंग में जो भी एजेंट्स होते हैं, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? आगे है एक मिथाइल
क्लोरोफॉर्म, एरोसोल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, उसमें ये चीजें होती हैं। क्लियर? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ साथ HCF भी होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक है ना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक है HCFC दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लियर है? आप लोग मुझे बोल रहे हो कि प्रोटोकॉल्स, यस, आप लोगों से पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम लोग ओजोन लेयर की बात करें तो मुझे बताइए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है। डिटेल में हम इनको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना सा बताइए। ओके, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर ओजोन लेयर। अब देखो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आगे डिटेल में हमने पढ़ना ही है। जैसे ओजोन लेयर बहुत डिप्लीट हो रही थी, है ना, तो अब बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक मीटिंग करी मान लो, और उसमें डिसाइड किया कि अभी ओजोन लेयर को बचाना पड़ेगा, और ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या करें, तो उन्होंने ना कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिए कि हाँ एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, इसमें हम पूरे सारी कंट्रीज मिलकर पूरे एफर्ट्स डालेंगी कि कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1980, अरे वेरी गुड, 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर। आगे हम इसको पढ़ेंगे, फिलहाल इतना काफी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे हो दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन एक आधा बेसिक क्वेश्चन आता है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, जो हम खुद पर्यावरण को छेड़छाड़ करते हैं ना, अपने अपने सहूलियत के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज से जो भी गंदा पानी निकलता है वो सारे हम नदी नालों में डाल देते हैं, तो ये हमारी एक्टिविटी है जिससे कि हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगलों में आग लग जाती है, खुद लगाते हैं लोग, की थोड़ी सी जगह पर आग लगाते हैं, वो आग इतनी फैल जाती है कि बहुत नुकसान पहुंचता है पृथ्वी को। डिफोरेस्टेशन, वन हम काट रहे हैं, पेड़ हम काट रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, अब वही बात है कि गंदा पानी नदियों नालों में मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि मछलियों इत्यादि को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। सॉइल इरोजन, मिट्टी की गुणवत्ता हम कम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे ऐसे स्प्रे कर रहे हैं ताकि मेरा फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम जल्दी ग्रो कर सकें, है ना। इसकी वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो हमें उस करंट टाइम पे मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है ना। सॉलिड वेस्ट, यही प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह कचरे का ढेर, वही दिल्ली वाला एग्जाम्पल याद है सबको, देखा होगा आप लोगों ने, मतलब सुना होगा। दिल्ली में और जगह पर भी है, मैंने एक ही देखा है कि दिल्ली में इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो चुका है कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां बन चुकी हैं उससे, कूड़े कचरे से। तो सॉलिड वेस्ट, वो सब चीजें जो बॉटल्स वगैरह हम फेंकते हैं, डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, तो ये सब मैन मेड एक्टिविटीज हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पेरिस एग्रीमेंट 2015, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ ठीक बोला, सबके आंसर सही है, गुड। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये ना सिर्फ आपको नेट और सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करेगा, बल्कि इसके बाद में होने वाले इंटरव्यूज को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सबके नाम आपके सामने रखे हुए हैं, आप सभी नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके चाहे तो इस स्टडी मटेरियल का सैम्पल पीडीएफ भी पहले देख सकते हो। एक ही बार आपको फीस पे करनी है, और ये स्टडी मटेरियल देखना आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस में मदद करेगा। चलिए अब आ रहे हैं हम एनटीए के एक फेवरेट टॉपिक पे, ठीक है। एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो क्या करती हैं, वायुमंडलीय गैसें हैं जो सूर्य से गर्मी को रोकती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, ठीक है। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल
in maintaining planet's temperature, making it habitable. However, an excess of these gases can lead to global warming. So यही चीज है कि ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, लेकिन जब ये एक्सेस हो जाती है, जब ये बहुत बढ़ जाती है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, जो कि हो रही है, और क्लाइमेट चेंज भी होता है ना। सो अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ नाम आपको बताती हूँ। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर है मीथेन CH4, नेक्स्ट वी हैव इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर H2O, फ्लोरिनेटेड गैसेस जिसमें हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन आता है। क्लियर? सो पेपर में, ठीक है, सो पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में आपको या तो ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये लिखा होगा, या फिर इनका जो केमिकल फॉर्मूला है CO2, CH4, N2O, H2O ये लिखा होगा। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि एक नाम याद रखा और दूसरा नहीं, फिर क्या होगा, आता आता टॉपिक भी गलत हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मान लो किसी की मॉर्निंग शिफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन लिखा है, इवनिंग शिफ्ट में ये वाले केमिकल नेम उनके लिखे हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिए N2O है ना कि NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में होता है और एनटी इस बात का पूरा फायदा उठाता है। इवन सेट एग्जाम्स में भी यही होता है। रिसेंटली 2024 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि क्या वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं। तो यस, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। अब पूछा जाएगा ओजोन ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ओजोन यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन ओजोन होता है O3। क्लियर? और यहां पर जो लिखा हुआ है फ्लोरिनेटेड गैसेस, इसमें हो सकता है आपको ये वाली टर्म ना लिखे पेपर में, आपको HFC PFC लिखा होगा। HFC का मतलब है हाई, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा समझना, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC, ठीक है। PFC है परफ्लोरोकार्बन। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और नहीं है, दैट इज योर SF6। S का मतलब है सल्फर, और 6 हमने ICT में भी पढ़ा है, दैट इज हेक्सा होता है ना 6 का मतलब। सो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यस, PFC परफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है कुछ मेजर ग्रीन हाउसेस गैसेस। बैड ओजोन, यस यस, ठीक है। तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस। सो देखिए यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि ओजोन इज अ सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस। सो ओजोन एक सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस है, ये सवाल भी पेपर में आया है। स्टेटमेंट 1 में पूछा था कि ओजोन इज अ सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस, और स्टेटमेंट 2 में पूछा था, बोला था कि वाटर वेपर्स जो हैं ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही थी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब नेचुरल ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब हुआ? नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, वो बेसिकली इट इज ड्यू टू माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड N2O इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये मिल जाते हैं, तो उसको फिर नेचुरल ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्लियर?
क्लियर एवरीवन? सो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने ओजोन लेयर का आपको बताया था, ओजोन लेयर जो है हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए और इनके प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि पृथ्वी को बचाया जा सके, इसके लिए बनाया था क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज इन 1997। यस, SF6 भी है, ठीक है, SF6 भी है। और ये SF6 जो है ना, ये मैंने PYQ से ही उठाया, रिसेंटली 2023 में ये PYQ आया था, उसमें ये क्लियरली मेंशन था। सो अब देखो, थोड़ा थोड़ा प्रोटोकॉल्स का भी हम बता देते हैं यहाँ पर आपको। सो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997। एक छोटी सी चीज बता रही हूं, ध्यान से इसको नोट करना। सबसे पहले एक समिट, जैसे प्रोटोकॉल है ना, कमीशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसे ही सबमिट होते हैं। सबमिट नहीं है, सबमिट है। तो सबसे पहले एक आया था रियो समिट, इसको नोट करना। रियो समिट 1992 में आया था, जो कि बेसिकली एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। रियो समिट का एक और नाम था, दैट इज एजेंडा 21। कोई भी PYQ उठा लो, ये स्टेटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। रियो समिट बना था, फिर क्या हुआ, रियो समिट अच्छे से काम किया, उसके बाद रियो समिट को ही एक्सटेंड किया गया, इसका नाम रखा गया क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज इन 1997, जो कि बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को COP3 भी बोलते हैं। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि COP3 लिखा हो पेपर में या क्योटो प्रोटोकॉल लिखा हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एक ही चीज है। पृथ्वी सम्मेलन में इसी चीज का वेट कर रही थी कि अर्थ समिट कोई बोलेगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जो रियो समिट है, एजेंडा 21 है, इसको अर्थ समिट का नाम भी दिया गया है। रियो समिट का ही एक एक्सटेंशन है क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक एक्सटेंशन है पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम क्योटो पता है क्यों रखा गया था, क्योंकि जापान में ये मीटिंग हुई थी, और जापान में एक जगह का नाम है क्योटो, तो जहां पर मीटिंग हुई उसका नाम क्योटो रख दिया। पेरिस में मीटिंग हुई तो इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट रख दिया, जो कि 2015 में हुआ था। टैगलाइन तो इसकी रखी गई थी, क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्टेशन। सिंपल पूछा जाएगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सा एग्रीमेंट है, तो वो है पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट का दूसरा नाम है COP21। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी पेरिस एग्रीमेंट ने काम किया है। क्लियर? तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि रियो समिट का एक्सटेंशन है क्योटो, और फिर क्योटो का ही एक्सटेंशन है पेरिस एग्रीमेंट। क्लियर? अब एक और सवाल पेपर में इसमें से बन सकता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर ये आते हैं, और इन तीनों का रिलेशन है UNFCCC से। UNFCCC का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस, आगे क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, नहीं, क्या है जल्दी बताइए, फ्रेमवर्क। बहुत बार फुल फॉर्म हमने पढ़ी है। जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, वो सब UNFCCC के अंदर आती है। सो रियो, क्योटो, पेरिस इसके अंदर आता है। अब जल्दी से इसकी फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन तक आप पहुंच गए, ठीक है।
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और यूएनएफसीसीसी को जब 1992 में रियो समिट शुरू हुआ था, रियो समिट जब शुरू हुआ था उसी वक्त यूएनएफसीसीसी को भी अडॉप्ट किया गया था। तो ये इनका रिलेशन जितना भी है मैंने आपको बता दिया। इतना सबको आई होप क्लियर होगा। सो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता रही हूं, ध्यान से उसको लिखना है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा ओवरऑल जो भी छोटी छोटी सी चीजें हैं वो हम लिख रहे हैं। सो सबसे पहली चीज अर्थ समिट का तो मैंने आपको बता दिया। अर्थ समिट, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलिए ठीक है, देखो अर्थ समिट जो है 1992 में आया था बाय यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी को भी इसी के दौरान जो है अडॉप्ट किया गया था। एंड इसका दूसरा नाम क्या है? अर्थ समिट का दूसरा नाम है रियो समिट या फिर रियो डिक्लेरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में इसको बोला जाता है एजेंडा 21। क्लियर? इसके बाद आया फिर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997। क्योटो प्रोटोकॉल का एक और नाम होता है रियो प्लस 10, ठीक है, रियो प्लस 10। और ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। देन हमारे पास आता है एक और प्रोटोकॉल, दैट इज योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो हमने अभी पढ़ा 1987 में। ये बनाया गया है बेसिकली ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े, पेपर में ये सवाल रिलेट करके बहुत बार आया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कौन कौन से गोल्स के साथ रिलेटेड है। तो ये है गोल नंबर 3, 11, 14 एंड 15। ओजोन लेयर का फर्क किस किस से पड़ेगा? गोल 3, 11, 14 एंड 15। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसके अलावा आगे बढ़ रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको बताया अभी अभी 2015, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये। इसका दूसरा नाम COP21 भी है। इसके अलावा एक और ISA आता है, ये भी NTA का और सेट एग्जाम्स में जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है, पेरिस एग्रीमेंट भी 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये भी 2015 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसको बोला जाता है COP26। COP26। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इसका पीरियड था 2011 से लेकर के 2020 तक। क्लियर एवरीवन? चलिए क्लियर है ना इतना? अच्छा, आप लोगों को मैंने ये ओजोन लेयर बताया। ओजोन लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना रह गया था। आप लोगों से ना एक सीक्वेंस पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पावरफुल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, या ओजोन लेयर के लिए जो भी चीजें हैं, ठीक है। सो ओजोन लेयर नहीं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। सो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें, सो SF6 जो है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाईएस्ट जो है वो SF6 का होता है। क्लियर? एंड इसके अलावा सीक्वेंस में अरेंज करने को अगर बोला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल होता है CH4 का, यानी कि मीथेन का। इससे ज्यादा पोटेंशियल होता है N2O का, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, और इससे ज्यादा पोटेंशियल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 का। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पेपर में कई बार पूछा गया है। आप लोगों ने वो 5000 क्वेश्चन PDF देखा होगा, है ना? उसमें भी मैंने बहुत जगह पर ये वाला क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो याद कर लो। कल जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे मंडे को, उसमें ये चीजें मैं पूछूंगी। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी रिसेंटली 2024 में पूछा गया है कि जब ये चार गैसेस हमारे सामने होती हैं और हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करना होता है, तो हम किस गैस के बेस पे मेजर करते हैं? तो हम CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस से जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं। CO2 is used as a reference to measure global warming potential of greenhouse gases. क्लियर? कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछते रहिए। अब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहां पर ये मीटिंग हुई थी, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल नाम दे दिया गया। ओजोन लेयर को बेसिकली ये प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो 1987 में जो है इसको बनाया गया था, लेकिन एक्चुअल में इसने काम करना कब शुरू किया था? 1989 में। 2 साल लग गए थे इसको फोर्स में आने में। ठीक है, ढंग से काम करने शुरू करते तो 2 साल लग गए थे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो भी हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, देन वी हैव कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देन वी हैव मिथाइल क्लोरोफॉर्म हमने अभी पढ़ा, हेलोन्स पढ़ा, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन हमने पढ़ा, है ना? तो ये सारे क्या हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जिनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था। अब पेपर में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट इनमें से कौन सा सब्सटेंस है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल रिसेंटली पूछा गया है, रिसेंटली क्या, बहुत बार पेपर में आया है नेट और सेट में, ये है कि क्या, अब देखो 2 टाइप की कंट्रीज होती है ना, एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। होती है कि नहीं? डेवलप्ड कंट्रीज है जो कंट्रीज पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है लेकिन हो रही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया था? डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट टाइम टेबल बनाया था। टाइम टेबल का मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्कूल की तरह टाइम टेबल मत समझ लेना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझ लो कि, ठीक है, नॉर्मल सा एग्जांपल समझ लो कि जो डेवलप हो गई है कंट्री, उनके लिए रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट भी नहीं मैं बोलूंगी, उनके लिए थोड़े अलग रूल थे क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके पास रिसोर्सेस थे। और जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि धीरे धीरे तुम बढ़ रहे हो प्रगति की ओर, तो आपको समय दिया जा रहा है इन चीजों को अचीव करने के लिए। ये एक सबसे ज्यादा खास बात थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। क्लियर? चलिए फिर आगे हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये गोल्स मैंने आपको बता दिए थे, 3, 11, 14 एंड 15, राइट? आगे है हमारे पास फिर क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, यूएनएफसीसीसी के अंदर था। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को देखो ग्रीन कलर से बना है, लोगो याद रख लो, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। पेरिस मुझे घूमने जाना है, क्यों? क्योंकि पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो पेरिस से याद रख लो, क्लाइमेट अच्छा होता है तो क्लाइमेट चेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे याद रख सकते हो चीजों को रिलेट करके, ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया तो गया था 1997 में, लेकिन इंडिया ने, पता है, 2002 में इसको ज्वाइन किया था। उससे पहले इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट ही नहीं था। अब इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 3 मैकेनिज्म आते हैं बाय विच कंट्रीज कैन रिड्यूस देयर एमिशन। मतलब कि क्या? 3 मैकेनिज्म सेट किए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, जिससे कि जो भी कंट्रीज हैं वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम कर सकती थी अपने अपने एंड पर। पहला था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये सेट वालों को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और नेक्स्ट है एमिशन ट्रेडिंग। ये वाला सवाल जब भी आया है सिर्फ एज इट इज ही आया है, तो इसमें बोला गया था कि 3 चीजों पर अगर सारी कंट्रीज ध्यान देंगी तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ना कमिटमेंट पीरियड थे, पेपर में पूछा जा रहा है कि कितने कमिटमेंट पीरियड थे। क्योटो प्रोटोकॉल में थे हमारे पास 2 कमिटमेंट पीरियड। कौन कौन से? फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 से लेकर के 2012 तक का, और दूसरा कमिटमेंट पीरियड था 2013 से लेकर के 2020 तक का। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कमिटमेंट पीरियड का मतलब था कि क्योटो प्रोटोकॉल में जितनी भी कंट्रीज है ना, उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि 2008 से 2012 के बीच में हम इस पर्टिकुलर गैस को या इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का एक गोल इन्होंने सेट किया था, क्या कह रहे हो इसमें? ठीक है, जैसे इसमें ये किया था इन्होंने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम कम कर देंगे, कि बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करना। ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में एक प्रॉमिस किया गया था, जिसको पूरा भी किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अब आगे आते हैं। ठीक है, ये भी पेपर में आता है, 192 कंट्रीज जो हैं वो पार्ट थी इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका दूसरा नाम है COP21। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया था। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक्सटेंशन है पेरिस एग्रीमेंट, है ना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को का ही एक्सटेंशन पेरिस एग्रीमेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस थोड़े से थे। डिफरेंस पहला क्या था कि पेरिस एग्रीमेंट में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं रखा गया था, कोई भी अलग अलग रूल्स नहीं रखे गए थे। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग उनके लिए रूल्स रखे गए थे, अलग अलग उनके लिए टाइम टेबल सेटअप किया गया था। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था दोनों में। ठीक है। इसके आगे फिर अब बात करते हैं हम, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, आंसर भी इसका यहाँ पर देख ही लो आप लोग, है ना। अब आई होप आप समझ रहे हो।
कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बंद करने के लिए तो किगाली अमेंडमेंट आया था 2016 में। यस, वेरी गुड। किगाली अमेंडमेंट इन 2016। गुड, ठीक है। ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीशन, रियो समिट, चलो अभी पढ़ना है हमने, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, पेरिस का क्लाइमेट अच्छा होता है तो क्लाइमेट चेंज। कितना आसानी से हम लोगों को इसका आंसर मिल गया। इजी थे ना क्वेश्चंस। चलिए अब हम, ठीक है, रियो समिट का आपको आप लोगों को बता देती हूँ। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था। तो पूरा नहीं लिखा होगा पेपर में, मे बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो बनाया गया था, एक ऑफिशियल सबमिट जो बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो था रियो सबमिट। तो पेपर में डायरेक्टली इसका नाम भी पूछा जा सकता है। इंडिया ने रियो सबमिट को 1994 में ज्वाइन किया था। 1992 में रियो सबमिट बना, इंडिया इसका पार्ट 1994 में बना था। एंड उस समय पे 196 कंट्रीज जो है इसका पार्ट थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया था। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओके, रियो सबमिट, रियो सबमिट जो है वो 1992 में बना था। 1994 में इंडिया ने उसको ज्वाइन किया था, ठीक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। एंड इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है यूएनसीबीडी। यूएनसीबीडी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता सबको पता है, जैव विविधता क्या होता है, तो ये जैव विविधता ही है यूएनसीबीडी, ठीक है। उसी से रिलेटेड, उन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये जो है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोला जा सकता है। 1992 में जब रियो समिट बन रहा था, मतलब रियो समिट का साइन हो रहा था या सब कुछ फाइनल हो चुका था, तो उसी समय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर भी सिग्नेचर किया गया था। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक कन्वेंशन है, इसको कब साइन किया गया था। तो इसको 1992 में रियो समिट के दौरान साइन किया गया था, ठीक है। सो ये चीज भी पेपर के लिए जरूरी है। आगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पूछा जा सकता है, देखो अब इसके अंदर भी दो छोटे छोटे से प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। दैट इज, पहला था कार्टेगेना प्रोटोकॉल और दूसरा था नागोया प्रोटोकॉल। इसमें सिर्फ इतना ही नाम याद रखो, ज्यादा तो नहीं आता है पेपर में भी और इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, ठीक है। बस पूछा जाएगा तो इतना सा ही पूछा जाएगा। अब ये बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का तो सबको पता होगा, है ना। जैव विविधता जो होती है, सबसे ज्यादा खतरा उसको किस चीज से है, क्यों होती है। पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। दूसरा रीजन है हैबिटेट लॉस की वजह से होती है ना। तीसरा है इन्वेजन स्पीशीज और इन्वेजन इन एलियन स्पीशीज। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रामक स्पीशीज होती है ना कई, जो कि हमला करती है दूसरी किसी स्पीशीज पर, ठीक है। तो वो भी एक जैव विविधता के लिए थ्रेट है, खतरा है। पॉल्यूशन की वजह से ये चीजें हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से ये चीजें हो रही हैं। उसके अलावा एपिडेमिक्स की वजह से हो रही है। एपिडेमिक्स CIMICS है, ठीक है। इसका मतलब है महामारी,
ठीक है, इन सब चीजों की वजह से ही जो है बायोडाइवर्सिटी के ये सब खतरे हैं, उसके लिए ये सब खतरे हैं जो आज के समय पे हम लोग देखो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कितने सारे दिक्कत उनको हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आसान हो जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। सो क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया था। ठीक है, जिसको कि 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या किया था इन्होंने, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पानी को लेकर के, रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के अलग अलग रूल्स, अलग अलग चीजें बनाई थी। अब यहाँ पर देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर कितने मिशन आते हैं, ये पेपर में बहुत बार आया, तो इसके अंदर आते हैं 8 मिशन। 8 मिशन के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में ये सवाल आता है कि क्या नेशनल सोलर मिशन इसी का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए यस है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट में आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि क्लाइमेट चेंज, परिवर्तन जो हो रहा है हमारे क्लाइमेट में, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर सोलर मिशन भी है कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। ठीक है, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का मिशन है, मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, वाटर मिशन है, सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम है, ग्रीन इंडिया मिशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज मिशन है। तो ये सारे मिशंस 8 मिशंस हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, और इनके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, पेपर में आते हैं। पीडीएफ में दे दूंगी तो आपके इजी हो जाएगा पढ़ने का, नोट करने की जरूरत अलग से नहीं है। अब एक और एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। सो ये जो है 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सोलर अलायंस का काम ही ये है, ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करो, सोलर एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब देखो पूरे वर्ल्ड में, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, हर जगह पर सूर्य की किरणें बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाती है ना, सबको पता है हमें सूर्य की किरणें सब जगह अच्छे से नहीं होती हैं। तो कौन सा वो रीजन है, देखो ग्लोब का कुछ वो पार्ट होता है जहां पर सूर्य की किरणें बहुत अच्छी रहती हैं, तो सिर्फ वही सारी कंट्रीज जो उस पर्टिकुलर रीजन में आती हैं वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसमें, तो इसमें आती हैं हमारी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब रेखाएं होती है ना, उन रेखाओं के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं वहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा होती है, सबसे बेहतर होती हैं। तो सिर्फ वही सब कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है। अब इंडिया में जो है, इंडिया का भी कुछ पार्ट, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे अच्छी सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये भी कंट्रीज जो है वो इसका एक पार्ट है। क्लियर है। अब इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया ने ही डिसाइड किया कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। ठीक है, 2015 में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इंडिया का ही मेजर इसमें रोल था, तो इसीलिए इसका हेड क्वार्टर भी इंडिया में ही है। इंडिया में एक जगह है गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं। ठीक है, गुड़गांव, गुरुग्राम, ये जो है यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। क्लियर। ये बोलता है, ये अलायंस बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणें यूज करो, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और डायरेक्टर जो है करंट इसके अजय माथुर है। इसका विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, और मिशन है एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव अ लाइट एट होम। कितनी भी दूर कोई भी घर क्यों ना हो, कहीं किसी पहाड़ी पे, कहीं किसी कोने में कोई अकेला घर भी हुआ, तो वहां पर भी सूर्य की किरणों के थ्रू हम बिजली पहुंचा सकते हैं, लाइट पहुंचेगी। ये इनका मिशन और विजन है। क्लियर।
सो कुछ पार्टनर्स हैं जो कि सोलर अलायंस में हेल्प कर रहे हैं इंडिया को, जैसे कि थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इनके नाम थोड़े बहुत एक बार नजर मार लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट की। तो हमें पता ही है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, तो हमने ओजोन लेयर भी पढ़ लिया। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है, इन सब चीजों से ही तो निकल रहा है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, कैसे कैसे होता है। एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा फर्क हमारी आंखों में, हमारे लंग्स पे पड़ता है। सॉइल पॉल्यूशन है, मिट्टी बिल्कुल खराब हो जाती जिससे पेड़ पौधों में जान नहीं रहती। नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, सो एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से, प्रदूषक एयर में कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्मॉग, एरोसोल्स एंड डोमेस्टिक एयर पॉल्यूटेंट्स। ये सब क्या है, ये चीजें होती हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट आता है सॉइल पॉल्यूटेंट। ये देखिए यहाँ पर फोटो देख के पता चल रहा है मिट्टी कितनी खराब हो चुकी है। एग्रीकल्चर की वजह से भी होता है ना। मैंने आपको बताया अभी अभी कि कुछ ऐसी स्प्रे हम करते हैं जिससे हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्रीकल्चर में तो फायदा होगा, लेकिन मिट्टी जो है कुछ सालों में वेस्ट हो जाएगी। जहां पर कूड़ा फेंका जाता है वहां की मिट्टी बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, तो वो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मिट्टी में कहीं पर अगर गंदा पानी हम फेंक रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो भी सॉइल को खराब कर रहा है। पानी तो खराब है ही, वो सॉइल को भी खराब कर रहा है। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का जो पेपर में सवाल आता है ना, वो यही आता है कि जो रेन, बारिश की जो आवाज होती है वो मतलब खतरनाक है, उसकी आवाज एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है? तो देखो ये जैसे रॉकेट वगैरह चलते हैं, जेट इंजन है, पुलिस का सायरन है, ये रेड मार्क वाले जो दिख रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं वो एक्सट्रीमली लाउड चीजें हैं जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कान में गुनगुना रहे हो, ठीक है, या फिर पत्तों की आवाज है, हमारी सांस लेने की आवाज है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब सेफ है। ये एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्लियर एवरीवन? वाटर पॉल्यूटेंट के कुछ टाइप्स आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है। देखो वाटर पॉल्यूटेंट के टाइप्स में 2024 में ही ये सवाल आया है कि पैथोजन होता है, जो कि होता है पैरासाइट्स में। वाटर पॉल्यूशन है ये, वाटर पॉल्यूटेंट है ये, सॉरी। ठीक है, रेडियो एक्टिव, आयोडीन। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ये पेपर में बहुत बार आया कि क्या सॉल्ट इनऑर्गेनिक वाटर पॉल्यूटेंट है या नहीं, तो ये सॉल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक वाटर पॉल्यूटेंट है। और ऑर्गेनिक वाटर पॉल्यूटेंट कौन से हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया है, घुमा फिराकर बार बार आया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक टर्म और आती है, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट के बाहर निकल रहे हैं हम, नए टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, एक ना लेक्स का टाइप होता है, ये होता है हमारा यूट्रॉफिक लेक्स। यूट्रॉपिक लेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाली लेक्स जो होती हैं, दीज लेक्स आर बेसिकली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। खास तौर पे इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है। क्लियर? सो जिस भी लेक में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उन लेक्स को हम बोलते हैं यूट्रॉपिक लेक्स। क्लियर? बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। यस, एसिड रेन के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर सेशन को एंड करते हैं। सो एसिड रेन हमें पता है रेन होती है, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, तो वो जब पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो वो एसिड रेन बन जाती है। सो एसिड रेन
किसकी वजह से होती है? NO की वजह से, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक पॉल्यूटेंट है एसिड रेन में, ठीक है। NO2 याद रखिए, यहाँ पर N2O नहीं बोल रही हूँ, NO2 बोल रही हूँ सिर्फ एसिड रेन के केस में, ठीक है। दैट इज योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन वी हैव SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? सो पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कि एसिड रेन क्यों होती है। सो एसिड रेन्स आर बेसिकली caused by the oxides of sulfur and oxides of nitrogen। ये देखो नाइट्रोजन और सल्फर लिखा है ना, इन्हीं के ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से एसिड रेन होती है। क्लियर एवरीवन? तो ये हमने जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिए हैं। इसके अलावा मंडे से जब हमारा PYQs की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो जो छोटी मोटी चीजें हैं जो यहाँ पर मैंने आपको नहीं पढ़ाई, वैसे तो सब पढ़ा ही लिया है, छोटी मोटी चीजें जो क्वेश्चंस के साथ रहेंगी वो हम फिर उसी वक्त पढ़ लेंगे, ठीक है।